हेलो बच्चों, क्या हालचाल। सब बढ़िया एकदम। तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स प्लस। तो आज हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जहां पर आपको बहुत ही मजा तो आने वाला है, लेकिन आगे का ये इसका जो काम है वो बहुत बहुत ज्यादा है। जैसे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया सा चैप्टर, कैलकुलस ऑफ फंक्शंस ऑफ सेवेरल वेरिएबल्स। तो सेवेरल वेरिएबल्स आ जा रहा है। इस अब आपका मन में एक क्वेश्चन आएगा कि एक्चुअली में ये जो कैलकुलस ऑफ फंक्शंस ऑफ सेवेरल वेरिएबल्स है, इसका मतलब क्या है। फंक्शंस ऑफ सेवेरल वेरिएबल्स यानी कि आपको यहां पर क्या पढ़ना पड़ेगा। अब तक आप जो कुछ भी पढ़े हैं वो क्या है, वो है आपका ये जो पढ़े हैं ये है आपका सिंगल वेरिएबल। यहां पर किसका खेल था, सिंगल वेरिएबल का खेल था। समझ में आ रहा है ना। तो यहां तक आप जो कुछ भी अब तक पढ़े हैं वहां पर सिर्फ ये जो y इक्वल टू एफ एक्स था वो एक सिंगल वेरिएबल था और यहां तक सिर्फ उसका ही काम था। लेकिन अब इससे हम बोलते हैं क्या, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। वैसे अगर मैं लिखूं यहां पर z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, देन इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसे फंक्शन ऑफ ये जो है इसे क्या बोला जाता है, फंक्शन ऑफ सेवेरल वेरिएबल्स भी बोला जाता है। समझ में आ गया ना इतना। देन अगर मैं यहां पर लिखूं w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड, w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। तो अगर हम सिंपली हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो फंक्शन ऑफ सेवेरल वेरिएबल क्या होता है। फंक्शन ऑफ सेवेरल वेरिएबल जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है ना, अगर कोई भी फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ सेवेरल वेरिएबल। जैसे कि यहां पर देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहां पर y क्या है, y है डिपेंडेंट। ये क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x यहां पर क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये वो फंक्शन होता है जिस फंक्शन में क्या होगा, जिस फंक्शन में एक से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो फंक्शन उन एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अगर डिपेंडेंट है, देन हम उसे क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ सेवेरल वेरिएबल। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि आगे का जितना भी क्लासेस होंगे यहां से वहां पर आपको नोट खुद से बनाना है। कोई पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन मिलेगा। हो गया ना। तो जो मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं, यहां पर बोर्ड पर लिखाया जा रहा है, उसे नोट डाउन करना है। जहां पर मैं नोट डाउन करने के लिए बोलूं वहां पर करना है, जहां पर नहीं करना है। और ऐसे भी आप एक रफ वर्क कर सकते हो मेरे साथ और हर कंसेप्ट्स को आप लिख सकते हो यहां पर। इसी के साथ साथ एक चीज ध्यान रखना, हमें ये क्या है आपका ऑनलाइन पढ़ाई, लेकिन हमें इसे कैसे फीलिंग्स में लाना है, ऑफलाइन पढ़ाई की तरह। तो यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स वगैरह मैं क्या करूंगा, आपको डिक्टेट करूंगा। वही सभी पॉइंट्स मैं डिक्टेट करूंगा और आपको खुद से उसे लिखना है। जहां पर कुछ थ्योरी वाला पॉइंट होगा, थ्योरी पॉइंट
जो इम्पोर्टेंट होगा मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, आपको मैं डिक्टेट करूंगा, आपको उसे लिखना है। हो गया? तो पहले आप हेडिंग डाल दो, पहले आप हेडिंग डालो क्या, फंक्शन ऑफ सेवेरल वेरिएबल्स। हम फंक्शन के अंदर ज्यादा नहीं घुसेंगे, इसका डोमेन, इसका रेंज कैसे निकाला जाता है वो हमें यहाँ पर नहीं देखना। हो गया ना? हमें सिर्फ क्या पता लगाना है कि यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ सेवेरल वेरिएबल्स है वो फंक्शन ऑफ सेवेरल वेरिएबल्स क्या होते हैं, बस हमें उतना ही कंसेप्ट को पकड़ के आगे बढ़ना है यहाँ, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो आगे है, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहां से क्रिस्टल क्लियर करना है आपका कंसेप्ट, ताकि आपका क्वेश्चन चुटकियों में बन सकता है। तो यहां पर देखो फंक्शन ऑफ सेवेरल वेरिएबल क्या होता है, इसका जस्ट हम डेफिनेशन लिखेंगे। देखो, द फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन, जो हम अब तक समझ चुके हैं वही चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं और वही चीज का हम बात फिर एक बार करेंगे, जैसे कि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। द फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल is known as what? Function of several variables. Function of several variables. ये आपका समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। तो ये था इसका डेफिनेशन। तो हम चलो यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि यहाँ पर आपका z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, मतलब ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, इसे हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। और आपका जितना भी हम बात करेंगे आगे सिर्फ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के ऊपर ही बात करेंगे, हम नहीं बात करेंगे किसके ऊपर, फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ फोर वेरिएबल्स, सिर्फ हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के ऊपर, क्योंकि ये है आपका इंपॉर्टेंट और आपके सभी एग्जाम्स के सिलेबस में आप सिर्फ आपको मिलेगा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ना कि आपको मिलेगा फंक्शन ऑफ सेवेरल वेरिएबल्स। लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें पहले क्या पता करना है, फंक्शन ऑफ सेवेरल वेरिएबल्स क्या है। तो यहाँ पर z हो गया, मतलब मैं मान लेता हूं w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ये क्या हो गया आपका फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। तो चलो थोड़ा हम बात करते हैं कि कैसा हमारे एक फंक्शन टू वेरिएबल्स का आता है, कब थ्री वेरिएबल्स कैसे आता है। मान लेता हूं मैं कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल का लेंथ है l और ब्रेथ, लेंथ हो गया इसका x, चलो, और ब्रेथ हो गया y। देन यहां पर इसका जो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, xy। क्लियर? तो ये जो xy है, ये xy क्या होता है, ये जो xy है, लेंथ x, ब्रेथ y, देन एरिया xy हो गया। तो दैट इंप्लाइज, चलो एरिया को मैं a मान लेता हूं, देन यहां पर क्या हो रहा है, a depends on x and y, that is area of what, area of this rectangle is a multivariable
मल्टी वेरिएबल। हम ये जो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स बोलते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी वेरिएबल भी बोलते हैं। इज अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। तो यहां पर देखो हमें क्या बोल रहा है, यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एंड वाई? यस। लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसी के भी ऊपर नहीं करता है। और फिजिक्स में आप एक चीज अब तक पढ़ चुके होंगे, एक डायमेंशन जो होता है, मास, लेंथ और टी, ये क्या होते हैं? ये तीनों मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहां पर दोनों लेंथ है, और लेंथ किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, बल्कि एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया लेंथ के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। ये आपका ए दे दो, इतना लिख लो पहले। फिर और एक हम देखते हैं कि 3 वेरिएबल्स का कैसा बनता है। मेनली आपका 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स से आएगा, लेकिन इनके भी अगर हम थोड़ा कंपेयर करेंगे तो 2 वेरिएबल्स का हम यहां पर ज्यादा डिस्कस करेंगे। हो गया इतना? ओके, चलो मैं मिटा देता हूं इन्हें। और एक चीज, इसी हेडिंग के अंदर ही आपको लिखना है क्या, और एक एग्जांपल समझते जाइए आप। और एक चीज यहां पर आपका आता है, अगर हमारे पास एक क्यूब है, चलो क्यूब नहीं लेते हैं, हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। हम क्यूब नहीं लेकर हम एक क्यूबॉइड लिए हैं यहां पर, जिसका मान लेते हैं हम, ये हो गया आपका चलो मैं थोड़ा इसे रोटेट कर देता हूं जिससे कि आपको अच्छा लगे। तो ये है इसका हाइट। देखो यहां पर क्या हुआ, ये हुआ, अगर आप इससे रख रहे हो ऐसे, तो यहां पर ये हो गया इसका लेंथ, चलो इसे x मान लेता हूं। ये हो गया आपका हाइट, इसे मैं y मान लिया। ये हो गया आपका क्या, ब्रेथ, जो कि मैं z ले रहा हूं। हो गया क्लियर? तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, एक्स वाई जेड। तो इसका वॉल्यूम के अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। देन ये जो वॉल्यूम को हम चलो भी मान लेते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड is a multivariable function of x y z। चलो इतना लिख लो। फिर हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, सॉरी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक फंक्शन उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। लेकिन उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे जल्दी से लिख लो। लिख लिए, बहुत बहुत बढ़िया। तो अब चलो शुरू हो जाओ यहाँ का असली कहानी सुनने के लिए। तो चलो सुनते हैं हम यहाँ का असली कहानी क्या है बच्चों। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाई अपने लिए करना। आप
पढ़ाई करोगे। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि क्या होता है ना, अगर आप स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हो, वहां पर दो बंदा हो, एक आप और एक आपका दोस्त, ये हो गए, ये आप हो, ये आप हो और ये आपका दोस्त यहाँ पर छिड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो, ये है आपका दोस्त। चलो, ये आप हो और ये आपका दोस्त। तो पढ़ाई के वक्त तो दोस्ती वाली चलती है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर पढ़ाई के वक्त आपका दोस्त आपको बुलाए कि चलो एक पार्टी में जाएंगे, हाँ कभी कभार आप पिकनिक जाओगे, वो अच्छा है, बहुत बढ़िया भी है, दोस्त होना बहुत अच्छा भी है, लेकिन उसके साथ हर वक्त मत बिताना। मतलब अगर वो आपका दोस्त भी आपके जैसा होना चाहिए कि आप वो भी पढ़ रहा होगा। जैसे कि आप 24 आवर्स से 10 आवर्स पढ़ रहे हैं और आपका दोस्त 24 आवर्स से सिर्फ 1 या 2 घंटे पढ़ रहा है, देन आपका तालमेल अच्छा नहीं होगा। कैसे? आपको वो बुलाएगा, तो आपको जाने को मन करेगा। जब आपको जाने के लिए मन कर रहा है तब क्या होगा ना, आपका पढ़ाई में और मन नहीं रहेगा। पढ़ाई करना है, आपको पढ़ाई करना है, लेकिन मन कहाँ पर है? आपका मन भटक रहा है आपके दोस्त के पास कि हम जल्दी से अगर मैं ये पढ़ाई खत्म कर लूंगा, देन हम दोनों क्या करेंगे, मजे करेंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और यही वजह होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, हमेशा पढ़ेंगे। आप यही चैप्टर उठा लो, कैलकुलस ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। आप इसका पहले आप क्या बोलोगे कि मैं आज 15 से 20 या फिर 30 क्वेश्चंस कर लूंगा, देन मैं उठूंगा। लेकिन जब आपका एक दोस्त बुलाता है तो घूमने फिरने के लिए, तो चलो आने के बाद मैं इसे कर लूंगा, क्या हड़बड़ी है। तो ये जब माइंडसेट आता है ना, तब आपका जो पढ़ाई लिखाई होता है वो सब क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो टाइम में आप घूमने फिरने जाओ, मना नहीं है, लेकिन उसी के साथ आपका स्टडी बरकरार रहना चाहिए। और एक आप क्या हो रहा है, बात में फिर बात करेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर आगे की तरफ, फिर मैं और एक चीज आपको बोल लूंगा। हो गया ना? अगर अब बात आता है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। हेडिंग दो, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। चलो, अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है z ऑफ f ऑफ x y, देन हम इसे क्या बोलते हैं ना, देन हम इसे बोलते हैं z ऑफ इज इक्वल टू f ऑफ x y, इसे हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। क्योंकि यहां पर देखो, ये x क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो z है, ये z क्या कर रहा है, x और y के ऊपर डिपेंडेंट है। z जो फंक्शन है वो क्या है, x और y के ऊपर डिपेंडेंट है। यही मतलब है कि क्या, यही मतलब है कि ये एक क्या है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। जब हम मान लीजिए z एक आपका फंक्शन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। देन यहां पर क्या, z का वैल्यू तब निकलेगा जब x और y का वैल्यू हमें पता चलेगा। मतलब यहां पर z क्या है, x और y दोनों पर क्या है, दोनों पर यहां पर डिपेंडेंट है। और जैसे कि z x और y दोनों पर डिपेंडेंट है, तो यहां पर क्या होगा, आपको x और y का वैल्यू पता लगना चाहिए। तो हर एक xy
पेयर का अगर कोई कुछ भी आपका को वैल्यू पता चल जाए देन आप जेड का क्या एक डेफिनाइट वैल्यू पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर लिया 1 स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 2 का स्क्वायर, दैट इंप्लाइज z इक्वल टू 1 प्लस 4 दैट इज 5। ये आपका z का क्या आ गया एक डेफिनाइट वैल्यू। तो यहाँ पर हम z को क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ z इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स डिपेंडेंट ऑन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। तो चलो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ये जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है इसका डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अब तक आपको इसका जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो अब चलो हम इसका क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, ए सिंबल z which has a definite value for किसके लिए, x y पेयर के एक डेफिनाइट वैल्यू के लिए, फॉर एवरी पेयर values of x and y is called a function of two variables। टू, चलो यहां पर हम लिख देते हैं टू फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। समझ में आ गया। अगर z को हम नोटेशन के हिसाब से लें और z अगर एक डेफिनाइट वैल्यू दे रहा होगा, जबकि एक्स वाई पेयर के अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं तो z क्या देगा, हमें एक डेफिनाइट वैल्यू देगा। देन हम क्या बोलेंगे, z को एक फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, दैट इज z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। यहां पर x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लिख लो ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। ये क्या करता है, डिपेंडेंट ऑन x एंड y। हो गया। कई सारे बुक्स में z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई गिवन होता है, फाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई भी गिवन होता है, साई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई भी गिवन होता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने का कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या निकलना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकलना है, आपको सिर्फ और सिर्फ निकलना है ये फंक्शन का वैल्यू, अगर x और y का वैल्यू पता चल जाए। इतना क्लियर हो गया। चलो इतना लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे की तरफ देखेंगे। क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि लिमिट क्या होता है, उसका स्टेप्स क्या होता है टू फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये खत्म हो गया आपका, बहुत बढ़िया। तो चलो हम अब देखते हैं, आज हम कंटिन्यूटी के ऊपर भी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आज हम लिमिट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आपको, देखो अब क्या होता है ना, स्टूडेंट्स बहुत ही क्या हो गए हैं, मोबाइल के ऊपर एडिक्टेड हो गए हैं। कुछ डिफरेंट वैरायटीज का, डिफरेंट काइंड्स का क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स सोशल मीडिया एडिक्टेड होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस सभी का। और कुछ बच्चे होते हैं जो कि किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, किसके ऊपर एडिक्टेड होते हैं, ऑनलाइन गेम्स।
चलो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया ऑनलाइन गेम्स इन्हें छोड़ दो, चालू रखो, मना नहीं है। लेकिन आगे क्या होता था, लोग ऑफलाइन गेम्स खेलते थे, ऑफलाइन गेम्स, देन आउटडोर गेम्स भी खेलते थे, आउटडोर गेम्स। ये सबसे पहले ये आउटडोर गेम्स इंडोर गेम्स का दुनिया था, इनका राज था। तब क्या होता था ना, स्टूडेंट्स टाइम पर जाएंगे, आउटडोर गेम खेलेंगे, जिसको गेम्स बहुत अच्छा लगता है खेलना, बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो स्टडी कम करेंगे और खेलेंगे कूदेंगे ज्यादा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ऑफलाइन गेम्स जो है ये क्या होता है, आपका इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी चलता है। ये इसमें बच्चे ज़्यादा एडिक्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या जो सेटअप लगाया गया है उसको ही आप पाओगे, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं पाओगे। यहाँ पर जो सेटअप आगे से है उसे ही पाओगे। लेकिन ऑनलाइन गेम्स में क्या होता है ना, अचीवमेंट मिलता जाता है। तो अचीवमेंट मिलने के वजह से अब जैसे कि एक है फ्री फायर, देन BGMI जिसे बोलते हो, शॉर्ट कट में मैं भी BGMI बोल दे रहा हूँ, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। इसमें आप क्या है, बच्चा पट्टी बहुत ही क्या है, बहुत ही एडिक्टेड हो चुके हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, पढ़ाई के ऊपर उनका जो कंसंट्रेशन है, माइंड का सेटअप है, कंसंट्रेशन है, वो क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। सोशल मीडिया चलो अच्छा है, यहाँ से तो आपको यहाँ से क्या होगा, कुछ नॉलेज भी मिल सकता है। आप अगर अच्छे से यूज करोगे तो सोशल मीडिया से आपको नॉलेज मिलेगा। लेकिन गेम से ये जो गेम हुए ये सिर्फ आपका टाइम पास के लिए है, नॉट फॉर योर करियर या फिर नॉलेज गेन करने के लिए। हाँ, आउटडोर गेम्स इंडोर गेम्स हो गया, जो आप बाहर खेलते कूदते हो, घर में बैठकर खेलते हो, उसमें अगर आप अच्छे खेलते हो तो आपका करियर इससे भी, इन दोनों से भी बन सकता है। लेकिन यहाँ से आपका करियर नहीं बनेगा, बल्कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपका करियर को बर्बाद करेंगे। तो इससे बच के रहना थोड़ा। हो गया। तो चलो अब हम लिमिट देखते हैं यहाँ से, और हमेशा इस बात को मेरा ध्यान में रखना, और इन गेम्स जो है इनके ऊपर थोड़ा क्या ब्रेक लगाना, जब तक कि आपका कुछ करियर बन ना जाए। करियर बनने के बाद आपका मन, आप खेल भी सकते हो या फिर नहीं खेल सकते हो, वो आपका मर्जी है। हो गया। तो चलो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, लिमिट। क्लियर। आज हम क्या बात करेंगे, लिमिट। लिमिट क्या होता है ना, हम क्या फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आप लोग लिमिट ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो लिमिट क्या होता है, लिमिट एक कोई भी एक पॉइंट को अगर टेंड कर रहा है, देन उसी पॉइंट के आसपास का वैल्यू, अगर मैं ले लूं एट टू, आपको x² - 4 डिवाइडेड बाय x-2 का आपको क्या करना है, आपका वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0/0। ये क्या है, अनडिफाइंड है, देन डिसमिस्ड, काम खत्म। तो इनको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अनडिफाइंड चीजों को अगर हमें डिफाइन बनाना है, अगर उनको हमें क्या चाहिए, उनका कुछ वैल्यू चाहिए, देन हम क्या करेंगे, लिमिट का यूज करते हैं। तो लिमिट का पहले आप क्या करोगे, चलो, द फंक्शन f of xy इज क्या होगा, set to tend to the limit L as x tends to a, x tends to b। पहले आप क्या बात कर रहे थे, ये तो वही चीज होगा
कि लिमिट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू टेंड टू द लिमिट एल एज एक्स टेंड्स टू ए या फिर एक्स टेंड्स टू बी, कोई भी एक ही लोगे। लेकिन अब क्या होगा, एक्स टेंड्स टू ए वाई टेंड्स टू बी लोगे। फंक्शन क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स वाई। इफ एंड ओनली इफ क्या होगा आपका, इफ एंड ओनली इफ द लिमिट एल इज independent of the path followed। किसके, ये क्या होगा, अगर L क्या होगा, लिमिट जो है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पॉइंट x टेंड्स टू a y टेंड्स टू b, देन हम इसे क्या बोलेंगे, लिमिट बोलेंगे। क्लियर इतना। देन हम क्या करेंगे, लिमिट को डिफाइन करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a y टेंड्स टू b f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू l। ये है आपका लिमिट का डेफिनेशन। इसे आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपका जो सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जहां पर आते हैं, जिस एग्जाम्स में मेनली आपका जो बीएससी का एग्जाम्स है वहां पर ये इसको पूछा जाता है कि डिफाइन लिमिट्स विद एग्जांपल। कई बार क्वेश्चन आता भी है, तो इसीलिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख देना है। हो गया। लेकिन रेयरेस्ट क्वेश्चन है, इतना भी ज्यादा नहीं पूछा जाता। क्लियर है, क्लियर। इसका वर्किंग रूल क्या है वो देखेंगे। बहुत बढ़िया, चलो तो इसका जो वर्किंग रूल है, वो बहुत ही मजेदार है। तो चलो पहला स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में फाइंड, आपको क्या करना है, आपका लिमिट कैसा होगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं लिमिट अगर x टेंड्स टू a y टेंड्स टू b है f ऑफ x। क्लियर, यस और नो, यस। तो पहले आपको क्या करना है, इसी जैसे है वही पाथ में फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट का वैल्यू फाइंड करना है ऑफ एफ ऑफ, फाइंड द लिमिट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स अलोंग x टेंड्स टू a y टेंड्स टू b। क्लियर। स्टेप 2 आपका क्या होगा, स्टेप 2 में आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द लिमिट वैल्यू, फाइंड द लिमिट। आप जब क्वेश्चन करोगे तो ये आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, लेकिन तब तक आप पहले थोड़ा वर्किंग रूल को आप लिख लो। हो गया ना। फाइंड द वैल्यू, the limit value of, और सिर्फ वैल्यू लिखो, चलो सिर्फ वैल्यू लिखो, यहां पर भी लिमिट मिटा दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स अलोंग x टेंड्स टू a, सॉरी पहले y टेंड्स टू b निकालोगे, देन x टेंड्स टू a निकालोगे। हो गया। क्लियर। if the values of, अगर ये दोनों जो पाथ पे आप वैल्यू निकाले हैं, उन दोनों पाथ में अगर जो वैल्यूज आप निकाले हैं वो वैल्यू अगर आपका सेम निकलता है, देन ये क्या होगा, जो वैल्यू आप निकाले हो वो होगा इसका लिमिट वैल्यू। और अगर आप ये जो है, अगर क्या हुआ, यहां पर 0 निकला, यहां पर 1 डिफरेंट आया, देन ये क्या हो जाएगा, देन ये आपका क्या हो जाएगा,
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये हो गया आपका बात। सो इफ द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इज, क्या होगा, अगर सेम is same, then limit exists and that value is the limit value। क्लियर? देन और एक चीज लिखो यहां पर, अदरवाइज limit does not exist, otherwise the limit does not exist, that is if the values of f of x y, if the values, that is the values of f of x y in step 1 and step 2 are different, in step 1 and step 2 are different, then limit does not exist, ये आपका क्लियर हो गया ये बात? ओके चलो, ये था। ये कितना दूर तक ये संभव है? जब तक आपका x और y डिफरेंट हो। अगर x टेंस टू 2, x टेंस टू 3 है, देन ये दोनों स्टेप में आपका खत्म। लेकिन अगर x टेंस टू 0, y टेंस टू 0 है, देन आपको थोड़ा और कुछ स्टेप्स करना पड़ेगा, जो कि आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर स्टेप 3 पर। चलो आ जाओ स्टेप 3 पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इफ ए टेंस टू 0, बी टेंस टू 0, चलो हो गया, ए और बी 0 के आसपास। देन फाइंड द लिमिट along y is equal to mx, y is equal to mx square। ऐसे आप जितना दूर चाहो क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। और along y is equal to mx पावर n, इसके हिसाब से अगर आप निकाल लेते हो, देन आपका हो गया। मान लो आपको और कुछ नहीं करना, इतना से आपका नंबर क्लियर। If the values of limit do not contain m, then m and the value are same, then limit exist, otherwise limit does not exist। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलो लिख लिया इतना, चलो जल्दी से लिखो। एक सवाल उठाते हैं, पहले एक सिंपल सा सवाल। हो गया? चलो सवाल उठाने से पहले मैं और एक चीज आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर सिर्फ ये अगर x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0 के केस में हम बात करेंगे। क्लियर? पहला फर्स्ट इज पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, देन
y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे। क्लियर? इन एफ ऑफ एक्स वाई, और इसे नाम दोगे क्या, एफ ऑफ 1। चलो इसे हम नहीं ऐसे करेंगे, यहाँ पर बेकार में हमारा टाइम वेस्ट होगा। उससे बेहतर होगा हम एक क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। एक फंक्शन हम मान लो हम एक फंक्शन लेते हैं x स्क्वायर y, एक फंक्शन x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस y स्क्वायर। हो गया? चलो खुद से एक बार सॉल्व करके देखो हो रहा है या फिर नहीं। ओके, अब चलो हम स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 हमें क्या बोलेगा कि लिमिट, पहले क्या पुट करोगे, x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 है, लिख लो इससे पहले x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू अलोंग पाथ x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 में जाना है तो x टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में मैं ले लिया लिमिट y टेंड्स टू 0 x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस y स्क्वायर, सॉरी ये 4 है। देन यहां पर क्या होगा, पुट करोगे, 0 पुट करने से 0, फिर 0 है तो फाइनली 0 आएगा। वैसे यहां पर देखो क्या होगा, पहले यहां पर 0 आ रहा है, ऊपर 0 नीचे 0 बाय एक्स पावर 4 तो 0, फिर ये 0 आ रहा है तो 0। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। इस तरह का क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो पाथ है वो पाथ को हमें चेंज कर देना है, मतलब y टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 0 कर लेना है। x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस y स्क्वायर, दैट इज यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट सॉरी y टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस y स्क्वायर। तो ये भी आपका आ जाएगा कितना, 0। तो इसे बोल दो आप f1, इसे बोल दो आप f2। अब तक तो वैल्यू सब सेम ही आ रहा है। देन इसके बाद आपको क्या पुट, चलो स्टेप में लिख दे रहा हूं, थर्ड स्टेप में पुट y इज इक्वल टू m x पावर n। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि m x पावर n पुट कर लो। देन क्या हो जाएगा आपका, लिमिट सिर्फ x टेंड्स टू 0 आपका आएगा, y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर m x पावर n डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस m x पावर n होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू आपका आएगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर है m x पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा, x पावर 4 प्लस m स्क्वायर देन m स्क्वायर x पावर 2n। आएगा या नहीं आएगा? बहुत बढ़िया, ये आपका क्लियर हो गया। ओके, अब यहां पर क्या होगा, देखो अगर हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर से अगर हम m को निकालना भी चाहेंगे देन m निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। चलो ट्राई करते हैं। ऊपर में लिमिट x टेंड्स टू 0 m x पावर n प्लस 2 है। देन हम नीचे से भी क्या करना चाहेंगे, पहले पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 बाय 0 जो कि अनडिफाइंड है, तो हम चाहेंगे कि ऊपर से x को हटा दें। चलो x को हम हटाने के थोड़ा कोशिश करते हैं। पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, x पावर 4 अगर मैं कॉमन ले रहा हूं, x पावर 4 अगर मैं कॉमन ले लूंगा देन क्या होगा, आपका 1 प्लस m स्क्वायर x पावर 2n माइनस 4, ये आ जाएगा। यस और नो? यस। अब x पावर 4 को मैं अगर यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूं देन आपका क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 m इंटू x पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर x पावर 2n माइनस 4।
ये आ रहा है, यस और नो? यस। जो कि यहां पर क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, यस और नो? बहुत सारे मैं यहाँ तक क्यों क्या देखो, मैं यहाँ तक इसीलिए क्या, क्योंकि जैसे कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स में क्या लिखा होता है कि पुट y इक्वल टू एम एक्स पावर n। तो ये लेने से आपको क्या होता है ना, थोड़ा परेशानी बढ़ा देता है। तो इसीलिए आपको सही क्या है करना, आपको सिर्फ पहले y इक्वल टू एम एक्स पुट करना है। तो मैं यहाँ पर अगर y इक्वल टू एम एक्स पुट कर रहा हूँ तो ये n का मुझे और कोई भी काम नहीं है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, देन ये क्या हो जाएगा, एम एक्स क्यूब। यहाँ पर n+2 जो मैं लिख रहा हूँ ये हो जाएगा आपका एम एक्स क्यूब। नीचे जो ये इतना मैं लिख रहा हूँ ये सब क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। चलो बहुत बढ़िया, ये सब लो। तो मैं यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, देन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये एक, देन यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एम एक्स आएगा, और नीचे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। देन यहाँ अगर जीरो पुट करोगे तो वैल्यू कितना आएगा आपका, जीरो आएगा। यस और नो, यस एफ ऑफ 3 आ गया, यस और नो। देन आपको क्या करना है ना, इसमें आपको पुट करना है y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर पुट करना है। देन जो आपका एफ ऑफ एक्स वाई है ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये है आपका फंक्शन, देन एक्स स्क्वायर इंटू एम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ऐसे करेंगे, थोड़ा मैं इसे मिटा देता हूं थोड़ा हमें और ज्यादा जगह मिल सके। तो यहां पर चलो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अब यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जो है, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर एम एक्स स्क्वायर, नीचे होगा एक्स पावर 4 प्लस एम स्क्वायर एक्स पावर 4। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, देन ये आपका ऊपर एम एक्स पावर 4 आएगा, नीचे अगर एक्स पावर 4 कॉमन जाता है तो आपका 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। देन क्या हो जा रहा है, ये कैंसल आउट हो जा रहा है, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो m डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। तो m यहाँ पर है, एज यहाँ पर m है, दैट इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? इसी के वजह से यहाँ पर लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों? एज f1 is not equal to f2 is not equal to f3 is, sorry, one thing, f1 is equal to f2 is equal to f3 but f4 is not equal to them, hence this limit does not exist। तो ये आपका क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद हम जो करेंगे, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो क्या होगा ना, वो होगा आपका इसके ऊपर कुछ सवाल, देन हम मूव करेंगे कंटिन्यूटी के ऊपर, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को ऑफ करने से पहले ही आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप इस बोर्ड में जितना सारा लिखा हुआ है उसको अगर आप अभी तक नहीं लिखे हैं तो प्लीज लिख लीजिए। तो लिख लिया आप सभी ने? ओके, बहुत बढ़िया। तो चलो आज के लिए क्लास इतने में हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, बात करेंगे कंटिन्यूटी के ऊपर। लेकिन आपको क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ दो ही बुक में बोलूंगा। एक है आपका
आप करोगे एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बाय H.K. दास, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग या फिर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है B.V. रमन्ना का, मैथमेटिक्स बाय B.V. रमन्ना। ये दोनों बुक से आपको क्या करना है, सवाल उठाना है और खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करना है। हम नेक्स्ट क्लास इनके ऊपर और डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय।